हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों के बहुत कहने के बाद फाइनली चैनल तो मैंने बना लिया। तो आज मैं स्टार्ट भी करने जा रहा हूँ। तो ये मेरी पहली क्लास होगी आज। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं नंबर सिस्टम से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये जो क्लास होगी नंबर सिस्टम की ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी क्लास 9 के लिए भी, क्लास 10th के लिए भी। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। इसके अलावा जो बच्चे क्लास 8th में होते हैं, क्लास 7th में होते हैं, उनको भी नंबर्स को लेकर जो एक प्रॉब्लम होती है वो मैंने देखा है आगे क्लासेस में भी उनके साथ बनी रहती है, क्योंकि वो नंबर्स के साथ इतने ज़्यादा फैमिलियर नहीं होते हैं। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो मैं फर्स्ट क्लास अपनी ले रहा हूँ वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। स्पेशली अभी 9th और 10th का मैं स्टार्टिंग से कोशिश करूँगा कि एक एक चैप्टर में पढ़ाऊँ और एक एक चैप्टर आपको समझाऊँ, ताकि जो लोग मुझसे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको ये जो प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि ऑफलाइन पढ़ने के बाद घर पे रिवीजन करने के लिए आखिर आप लोग यूट्यूब का सहारा बहुत लेते हो, 24/7 मोबाइल के साथ आप टाइम बिताते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी क्लासेस को ऑनलाइन भी रिकॉर्ड कराऊं, ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सको। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज अपनी पहली क्लास के साथ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम की। मैथ्स में जो सारा का सारा खेल होता है, देखो वो होता है नंबर्स का। अगर नंबर्स के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं तो मैथमेटिक्स कभी भी आपको मुश्किल नहीं लगेगी। और मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये होता है कि नंबर के साथ उनका अच्छा रिलेशन नहीं होता है, यानी नंबर्स उनको खराब लगते हैं। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि नंबर्स अच्छे नहीं लगते उनको, या नंबर्स को लेकर वो मैथ आते ही उनके अंदर एक जो फोबिया आता है वो स्टार्टिंग या बचपन से धीरे धीरे उनके अंदर आने लगता है। वो इसलिए शायद क्योंकि वो समझने में प्रॉब्लम करते हैं। और मैथ जैसे सब्जेक्ट को अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स सब अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन मैथ जैसा सब्जेक्ट मतलब इतना अच्छा सब्जेक्ट है ये कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेन करता है और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है लाइफ की बाकी एस्पेक्ट्स में भी, एनालिटिकल रीजनिंग में, आपकी लॉजिकल रीजनिंग में, हर चीज़ में ये सब्जेक्ट आपको हेल्प करता है। तो मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले नंबर सिस्टम से। ठीक है, देखो जैसे हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। ठीक है, एक फैमिली होती है, एक सिस्टम होता है। जैसे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का क्या एक सिस्टम है। ठीक है, इसी तरह से फैमिली का एक सिस्टम होता है, कोई हेड होता है, फिर उस फैमिली के मेंबर्स होते हैं। इसी तरह से जो नंबर की एक पूरी की पूरी फैमिली है, इसको मैं बोलता हूं नंबर सिस्टम। मैं क्या मतलब मैथमेटिक्स में इसको क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम्स बोलते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम्स अब जनरली कई तरह के होते हैं। जैसे एक बाइनरी सिस्टम होता है, एक डेसिमल सिस्टम होता है, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम होता है। हम लोग यहां पर जिस टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे वो करेंगे डेसिमल सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, डेसिमल सिस्टम में जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं 10 डिजिट्स 0 to 9। ये हमारा डेसिमल सिस्टम होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So total we have 10 digits in this decimal system. ठीक है, so we will especially talk about this topic today. नंबर को हम क्लासिफाई करते हैं जनरली दो कैटेगरीज में, एक तो रियल नंबर्स में और एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। रियल नंबर की अगर मैं बात करूं तो आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओ कि अपनी लाइफ में आज तक आप जो भी नंबर देखते आ रहे हो, स्पेशली जो लोग अभी 9th-10th तक पहुंचे हैं, तो उन्होंने अपने पिछले 6th-7th से या उससे पहले जब से भी मैथ्स पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, जितने भी नंबर्स उन्होंने देखे हैं अभी तक, वो सब के सब किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो रियल नंबर्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, अब इसकी फैमिली में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, रेशनल आ जाता है, इरेशनल आता है, हम लोग एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल रियल आप ऐसे समझ लो कि कोई भी नंबर मैथमेटिक्स का जो अभी तक आप देखते आ रहे हो, जिन लोगों ने अभी आई यानी आयोटा जिसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जिनको नहीं पता, बस वो ऐसे समझ लें कि जितने भी नंबर आज तक उन्होंने देखे हैं मैथमेटिक्स में वो सब के सब क्या है, रियल नंबर है। सबसे आसान भाषा में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर्स को हम क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में, एक तो रेशनल नंबर में और एक इरेशनल नंबर में। नाउ व्हाट आर रेशनल नंबर्स? So rational numbers are those numbers that can be represented in form of p by q, where p and q both must be integers and q should not be 0. So a rational number must fulfill these three conditions. What are the conditions? It must be in the form of p by q, that is the first condition. P and q both belongs to integer, that is the second condition, and q should not be 0, this is the third condition. So if a number is fulfilling all these conditions, we can say that this is a rational number. ठीक है,
कोई भी हम नंबर लेते हैं, अगर वो इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, किसी भी नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता, बस ये ध्यान रखना है। ये यहां पर देखो, रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, ये तुमको ध्यान रखना है। अब p बाई क्यू, तो सबसे पहले इसमें सवाल ये उठता है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो रेशनल नंबर है? यस और नो? सो यस, zero is a rational number. Why? Because zero can be represented in form of p by q. We can write it 0 by 1. Yes or no? We can write it 0 by 2. We can write it as 0 by 3. So these are all rational numbers, and it is fulfilling all the three conditions. 0 and 1 both are integers. It is represented in form of p by q, and q is not equal to 0. यानी डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो टू बी इट अ रेशनल नंबर। किसी भी नंबर के रेशनल होने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वो a बाई बी की फॉर्म में लिखा जा सके, a और b दोनों इंटीजर हो, और b या q कह लो, अगर p बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं तो q कैन नॉट बी जीरो, a बाई बी की फॉर्म में लिख रहे हैं तो b कैन नॉट बी जीरो। वो आप अपने हिसाब से इसको समझ सकते हो। आई होप रेशनल नंबर क्लियर हो गया होगा कि कहते किसको है। अब रेशनल की अगर हमने बात किया और इररेशनल की करें तो हमारे लिए बहुत आसान सी बात है कि रेशनल, जो रेशनल नहीं है वही क्या है, इररेशनल है। तो रेशनल को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मैं इररेशनल को कैसे डिफाइन करूंगा? वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जनरली इसमें क्या होता है, जो नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। उस पर अभी आगे आएंगे। ठीक है, इससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि नंबर मैथ्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम लोग उसको इमेजिन कर लेते हैं। जैसे लाइफ में भी बहुत सी चीजें होती हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी क्या होता है, जैसे अगर मैं स्क्वायर नंबर की बात करूं तो आप जानते हो कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं सो दैट विल गिव यू 1, और अगर मैं निगेटिव 1 का स्क्वायर करता हूं सो दैट विल ऑल्सो गिव यू 1। यानी 1 स्क्वायर विल गिव यू 1 एंड निगेटिव 1 स्क्वायर विल ऑल्सो गिव यू 1। यानी 1 का स्क्वायर भी 1 होगा और निगेटिव 1 का भी 1 होगा। इन बोथ द केसेस वी आर गेटिंग पॉजिटिव आंसर्स। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। अब अगर कोई नंबर यानी कोई स्क्वायर नंबर नेगेटिव हो ही नहीं सकता तो फिर उसका नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात क्लियर है आप लोगों को कि नहीं? भाई 2 स्क्वायर इज 4, -2 स्क्वायर इज ऑल्सो 4। सो अगर हम पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है, अगर हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी स्क्वायर नंबर होते हैं वो सब के सब पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब कोई भी स्क्वायर नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। अब अगर कोई भी नंबर स्क्वायर नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये है कि उसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि -1 का स्क्वायर रूट अगर मैं निकालने की बात करूं तो भाई -1 का स्क्वायर रूट कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि हमको पता है कि जितने भी स्क्वायर्स नंबर्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये एक इमेजिनरी चीज है, एग्जिस्ट नहीं करती है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। सो आई इज इक्वल टू √-1, और अगर हम स्क्वायर करते हैं सो वी विल बी गेटिंग आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये बात समझ में आई या नहीं आप लोगों को? कॉम्प्लेक्स नंबर ये आप लोग जब 11th में जाएंगे, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, तो 11th में ये चीज आप पढ़ेंगे कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव। यू विल हैव अ सेपरेट चैप्टर फॉर दैट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम वापस आते हैं रेशनल नंबर पे और इरेशनल नंबर पे। रेशनल में मैंने आपको डिफाइन कर दिया, p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, p एंड q इंटीजर होना चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं, एक तो डेसिमल और फ्रैक्शन में और एक इंटीजर्स में। अब ज्यादातर प्रॉब्लम कहां पे आती है, आप इंटीजर्स ही नहीं डिफाइन कर पाते कि इंटीजर्स होते क्या है, राइट? सो अगर मैं पूछूं क्या इंटीजर्स होते हैं तो जनरली जो बच्चे मुझे आंसर करते हैं वो ये करते हैं कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर इंटीजर्स, या कोई जीरो बोलता है। बेसिक जो डेफिनेशन सुनने को मिलती है वो ये मिलती है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर इंटीजर्स। हालांकि ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है।
इंटीजर्स आर दोज नंबर्स दैट आर विदाउट फ्रैक्शनल कंपोनेंट, यानी वो नंबर जो बिना किसी फ्रैक्शनल पार्ट के हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। क्योंकि हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्ण अंक। यहां से अगर इसको हम लोग इस बात को समझें तो पूर्ण अंक का मतलब क्या हुआ? कि वो नंबर जो अपने आप में क्या हो? कंप्लीट हो। अगर अपने आप में वो नंबर कंप्लीट है तो उसके साथ कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा। जैसे मैं कह रहा हूं 1, तो 1 अपने आप में एक कंप्लीट नंबर है, सो इट मस्ट बी एन इंटीजर। लेकिन अगर मैं कहूं 1.5, तो क्या ये इंटीजर है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या हो गया? एक फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, एक टुकड़ा इसके साथ लग गया, इसलिए मैं इसको इंटीजर नहीं बोल सकता हूं। मैंने कहा 2.5 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता इंटीजर? क्योंकि इसके साथ क्या आ गया? ये हाफ आ गया, और ये हाफ हमको नहीं चाहिए था। हमको नंबर कैसा चाहिए था? कंप्लीट चाहिए था। सो अ नंबर विदाउट फ्रैक्शनल कंपोनेंट इज कॉल्ड एन इंटीजर। वेदर इट इज नेगेटिव दैट डजंट मैटर, वेदर इट इज पॉजिटिव दैट डजंट मैटर, इट इज जीरो दैट डजंट मैटर। So it can be zero, it can be negative, it can be positive. The only condition is it must be complete in itself. ये नंबर अपने आप में कैसा होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, कोई फ्रैक्शनल पार्ट उसके साथ नहीं होना चाहिए। इंटीजर क्लियर है? इंटीजर को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। अगर हम इंटीजर को कैटेगरीज में डिवाइड करें, सो एक तो जीरो हो गया, देन वी विल हैव पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, राइट? -1, -2, -3 एंड सो ऑन. These are negative integers. +1, +2, 1, 2, 3 and so on. Those are positive integers, right? And -1, -2, -3 are negative integers. Then we have 0. These positive integers are also called natural numbers, या जिनको हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। क्योंकि हम लोग काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं? हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं 1 से। So it's like 1, 2, 3, 4 and so on. So counting starts from 1. So natural number will also start from 1. So from 1 to infinite, those are all natural numbers. And if we include 0 in it, if we include 0 in natural number, we will say they are whole numbers. So if it starts from 0, then 1, 2, 3 and so on, so those will be whole numbers. I hope I am clear. समझ में आ रहा है? यहां तक मैं क्लियर हूं? ठीक है। इसके बाद मैं आ जाता हूं डेसिमल में। डेसिमल और फ्रैक्शन में अगर मैं बात करूं तो फ्रैक्शन क्या होती है? वही न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। वी विल क्लासिफाई इट इनटू 3 कैटेगरीज: प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। सो व्हाट आर प्रॉपर फ्रैक्शंस? प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसको बोलेंगे? प्रॉपर हम उसको बोलेंगे जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है? छोटा होता है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो हम बोलेंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो हम क्या बोलेंगे? कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है हमारा, वो होल नंबर और तुम्हारी प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सचर होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। यहां तक क्लियर है फ्रैक्शन का खेल? अब आते हैं हम लोग डेसिमल पे। ठीक है, ये मुझे थोड़ा ऐसे गोद कर पढ़ाने की आदत है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना कि मैं कहाँ लिख रहा हूँ। डेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि डेसिमल में जनरली हम डेसिमल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। डेसिमल को हम लोग 2 कैटेगरीज में निकालते हैं। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। अब अगर मैं टर्मिनेटिंग की बात करूं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है कि 1, 2, 4 डिजिट, 3 डिजिट, 10 डिजिट कहीं पर भी जाकर क्या होता है? नंबर कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाता है। यानी एक ऐसा टाइम आता है जहां पर रिमाइंडर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। उस केस को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे 1/2। अगर मैं आपसे कहूं कि 1/2 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करो तो आप बोलोगे सर 2.025 are 10, so answer is 0.5. Now here remainder is what? 0. Here remainder is 0. So now because remainder is 0, we can say it's a terminating decimal. If we have 1/4, if you solve it, what will you get? 0.25. तो आप बोलोगे सर ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि इसका आंसर मुझे आ गया। दूसरी कैटेगरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा कि टर्मिनेट नहीं होगा वो डेसिमल कंप्लीटली, यानी रिमाइंडर कहीं पर भी वो 0 नहीं देगा।
अब अगर रिमाइंडर 0 नहीं देगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम क्या करेंगे, दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड करेंगे। वो कैटेगरीज ये होंगी, एक मिनट में इसको हटा देता हूं जो मैंने लिख रखा था। तो अब मैं आगे क्या करूंगा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है इसको मैं दो कैटेगरी में बांटूंगा। जैसे मैं थोड़ा सा डेसिमल को मैंने एक कैटेगरी बताई किसकी, टर्मिनेटिंग, और एक मैंने बनाई नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को मैंने दो कैटेगरी में बांटा, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग कहीं लिखा मिलेगा, कहीं पर रिकरिंग लिखा मिलेगा, ठीक है। और यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग लिखा मिलेगा, या तो नॉन रिकरिंग लिखा मिलेगा या तो नॉन रिपीटिंग लिखा मिलेगा। यहां पर जैसा कि पता चल रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग, यानी यहां पर आंसर क्या होता है, जब आप क्वोशंट में देखोगे तो कोई एक नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, रिपीट होने लगते हैं। जैसे अगर मैं 1/3 को बोलूं सॉल्व करो, तो आप बोलोगे मुझसे कि 3 से अगर हम 1 को डिवाइड करें तो यहां पर पॉइंट लेकर 0 लेंगे, 3 3 9 हो जाएगा या 1 आ जाएगा। मैं पॉइंट से फिर यहां पे 0 ले लूंगा तो आप बोलोगे फिर 3 3 मैं 9 कर दूंगा, 1 आ जाएगा। फिर मैं यहां से 0 लूंगा, आप बोलोगे फिर मैं 3 3 9 कर दूंगा। तो ऐसे क्या होगा कि ऐसे आप इसको करते रहोगे और ये इस तरह से होता रहेगा। रिमाइंडर हमेशा 1 आता रहेगा, कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि रिमाइंडर जाकर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, बट रिकरिंग। क्यों? क्योंकि एक नंबर इसमें ऐसा है जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इस बात को हम कैसे लिखते हैं, 1/3 इज इक्वल टू व्हाट, 0.3 बार। बार का मतलब बार बार, यानी जो नंबर जिस नंबर पे बार लगा हो उसका मतलब ये होता है कि वो नंबर बार बार आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह की कैटेगरी को हम किस में डालेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में डालेंगे। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम सॉल्व अगर करें तो वो क्या होता है, उसमें कोई पैटर्न नहीं होता है। तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ऊपर से रिपीट भी नहीं करेंगे। आप कुछ भी लिख दो, मतलब 1.10 देन 100 देन 100 देन 1000, अभी ऐसे चलता जा रहा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 1.10 फिर 100 फिर 1000 फिर 1 एंड देन 4 टाइम्स 0, कि यहां पर ना तो कोई नंबर रिपीट कर रहा है ना कोई ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट कर रहा है, और ये नंबर बढ़ता ही चला जा रहा है। यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिकरिंग नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। इसी तरह से जैसे हम लोग √2 को सॉल्व करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से √2 को, इस √2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जनरली हम लोग 1.414 लेते हैं, लेकिन अगर हम उसको सॉल्व करते जाएं तो उसकी वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर जाकर उसकी वैल्यू क्या हो जाए, रुक जाए, और कोई भी कॉमन पैटर्न नहीं दिखेगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक नंबर बार बार क्या होने लगा है, रिपीट होने लगा है, ऐसा आपको नहीं दिखेगा। तो उस कैटेगरी को हम लोग किस में डालते हैं, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। और यही नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स। यानी अगर पूछा जाए कि रेशनल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड, सो वी विल से नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। यहां तक की बात क्लियर है सबको, ठीक है। अब इसके बाद इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सिंपल। एक तो ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है कि 0 रेशनल नंबर है या नहीं है, तो इसका मैंने पहले ही आंसर किया है कि 0 रेशनल नंबर है। और रीजन क्या है, रीजन सिंपल सा यही है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए वो क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि पाई की वैल्यू हम लोग कितनी लेते हैं, 22/7। तो दूसरा सवाल ये होता है कि ये पाई रेशनल नंबर है या नहीं है। अब बहुत से लोगों को, बच्चों को ऐसा लगता है कि पाई की वैल्यू चूंकि हम 22/7 लिखते हैं, तो बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि ये रेशनल नंबर है। या अगर उन्होंने डेफिनेशन रट ली और कि पाई क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, कहीं उन्होंने देख लिया, पढ़ लिया, या किसी ने बता दिया, तो एक क्वेश्चन जो उनके दिमाग में उठता है वो ये उठता है कि पाई को तो हम लोग 22/7 लिखते हैं, या फिर कई बार 3.14 लेते हैं। तो जब हम इसको p/q की फॉर्म में लिख ले रहे हैं तो इसको रेशनल होना चाहिए, लेकिन ये इर्रेशनल क्यों है। तो अब इसको समझो, जो 22/7 है ये
पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। वी टेक दिस वैल्यू टू मेक आवर कैलकुलेशन इजी। हम 22/7 अपनी कैलकुलेशन को कन्वीनियंट बनाने के लिए लेते हैं। ऐसा नहीं है कि 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है। पाई होता क्या है? पाई जनरली किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। किसी भी सर्कल के आप सरकमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो को लोगे तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पाई से डिनोट करते हैं। और पाई क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। 22/7 क्या होता है? रेशनल होता है। लेकिन 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 22/7 अपने आप में क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन चूंकि वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि पाई इर्रेशनल है लेकिन 22/7 क्या है? रेशनल है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि इवन नंबर्स होते हैं, ऑड होते हैं, प्राइम होते हैं और कॉम्पोजिट होते हैं। ये सबने सुन रखा होगा और कई बार बच्चों में कंफ्यूजन भी आ जाता है इनको, स्पेशली प्राइम और कॉम्पोजिट को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले इवन और ऑड की बात करेंगे। अगर मैं कहूं व्हाट आर इवन नंबर्स, तो आपको भी पता है कि इवन नंबर्स हम उन नंबर्स को बोलते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाए। यानी कोई भी नंबर अगर 2 से कट गया तो वो किस कैटेगरी में लाई करेगा? इवन। और जो 2 से नहीं कटा वो किस कैटेगरी में लाई करेगा? ऑड। तो इवन और ऑड होना सिर्फ इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो नंबर 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं 2, 4, 6, 8 तो ये सब के सब क्या है? इवन नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। अगर मैं कहूं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन तो ये सब के सब क्या है? ऑड नंबर्स हैं क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब सवाल उठता है कि इज 0 इवन और ऑड? इज 0 एन इवन नंबर? ये क्वेश्चन ले लो। इज 0 एन इवन नंबर? क्या 0 इवन नंबर है? तो हम कैसे चेक करेंगे कि 0 इवन नंबर है या नहीं है? भाई सीधी सी बात है, हम उसको उस डेफिनेशन पे फुलफिल कराएंगे। अगर किसी भी जो कैटेगरी में वो लाई कर रहा है, अगर उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वो उस कैटेगरी में लाई करेगा। हमने यहां पर पढ़ा कि इवन नंबर हम किसको बोलते हैं? जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो अगर 2 से डिविजिबल हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। और 0 2 से डिविजिबल है, हमें पता है कि अगर हम 0/2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो अगर 0/2 करने पर आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब 0 2 से डिविजिबल है। और अगर 0 2 से डिविजिबल है तो वो किस कैटेगरी में लाई करेगा? इवन नंबर की कैटेगरी में लाई करेगा, ठीक है। ऑड, अब कई लोग ये कंफ्यूजन लोगों को आता है कि 0 3 से भी डिविजिबल है। ऐसा क्वेश्चंस कई बार बच्चों ने क्लास में किया है कि 0 तो 3 से भी डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल होने पर 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इवन या ऑड होना इस बात पर डिपेंड करता है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। 3 की डिविजिबिलिटी उसको इफेक्ट नहीं करती है। अब आ जाओ प्राइम और कंपोजिट पर। तो सबसे पहले हम प्राइम की बात करते हैं। प्राइम को हम डिफाइन कैसे करते हैं? अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, द फर्स्ट वन इज 1 एंड द अदर वन इज नंबर इटसेल्फ। यानी वो नंबर जिसके कितने फैक्टर्स हो? 2 फैक्टर हो। एक तो वो खुद अपना फैक्टर होगा और एक 1 इज द यूनिवर्सल फैक्टर। दुनिया को कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको 1 नहीं काट सकता हो। तो 1 क्या है? यूनिवर्सल फैक्टर है। 1 किसी भी नंबर को काट सकता है। तो प्राइम की डेफिनेशन मैंने क्या कहा? जैसे 2, ये 1 से भाई कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। ये 3 1 से और 3 से, ये 5 1 से और 5 से, ये 7 1 से और 7 से। तो यहां पर हमने क्या देखा कि इसके 2 फैक्टर हैं। एक तो ये खुद अपना फैक्टर है और एक 1 है। मैंने 3 को देखा, एक तो खुद अपना फैक्टर है और एक 1 है। तो इससे मैंने क्या रिजल्ट निकाला कि प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, द फर्स्ट वन इज 1 एंड द अदर वन इज नंबर इटसेल्फ। कि एक तो वो खुद अपना फैक्टर है और दूसरा 1 उसका फैक्टर है। तो जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? प्राइम की कैटेगरी में डालेंगे। नाउ वी हैव कॉम्पोजिट नंबर्स। अब प्राइम और कॉम्पोजिट दे आर रिलेटेड टर्म्स। तो 2 फैक्टर पे हम लोग बोलेंगे प्राइम और मोर देन 2 फैक्टर्स पे हम लोग बोलेंगे कॉम्पोजिट। क्या इफ अ नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स तो हम उसको क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है? कोई भी नंबर आप ले सकते हो लाइक 4। तो 4 को हम क्या करेंगे भाई? 4 कैन बी डिवाइडेड बाई 1 2 एंड 4, यू हैव 3 फैक्टर्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। अगर मैं कहूं 6, सो इट कैन बी डिवाइडेड बाई 1, कैन बी डिवाइडेड बाई 2, कैन बी डिवाइडेड बाई 3, कैन बी डिवाइडेड बाई 6, तो हम इसको क्या बोलेंगे?
कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि फिर 1 क्या है, प्राइम है या कॉम्पोजिट है। यहां पर भी बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो 1 को किस कैटेगरी में डालें, वो 1 को प्राइम में डालें या कॉम्पोजिट में डालें। तो आप लोग मुझे बताओ कि 1 को किस कैटेगरी में डालना चाहिए। अभी मैंने एक बात बताई आपको कि किसी भी नंबर को चेक करना हो कि वो किस कैटेगरी में लाई करेगा, तो हम ये देखेंगे कि वो उस कैटेगरी की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। बात क्लियर है। अगर मुझे चेक करना है कि 1 प्राइम है या कॉम्पोजिट, तो मैं दोनों की डेफिनेशन देखूंगा। मैं देखूंगा प्राइम की डेफिनेशन और मैं देखूंगा कॉम्पोजिट की डेफिनेशन। मैंने देखा प्राइम की डेफिनेशन से मुझे यह पता चलता है कि वो नंबर जिसके 2 फैक्टर हो उसको हम प्राइम बोलते हैं। तो यानी यहां से पता चला कि भाई हमको इसके लिए 2 फैक्टर चाहिए, तो 1 प्राइम की कैटेगरी में तो नहीं जाएगा क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है, कौन, 1। तो प्राइम की कैटेगरी में ये नहीं जाएगा। तो फिर हम कॉम्पोजिट में चेक करेंगे। कॉम्पोजिट में क्या बोला गया है, वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। यहां पर हमने क्या देखा कि भाई 1 का तो एक ही फैक्टर है, तो ये कॉम्पोजिट की कैटेगरी में भी नहीं जाएगा। तो फिर किस कैटेगरी में जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कॉम्पोजिट होता है। ठीक है, तो ये अभी मेरी फर्स्ट क्लास थी, अभी जल्दी जल्दी में मैंने लिया है और गर्मी भी काफ़ी हो रही है क्योंकि फ़ैन बंद करना पड़ा है। अभी बहुत ज़्यादा सिस्टम तो यहाँ पे है नहीं, शायद थोड़ा बहुत लाइटिंग का भी प्रॉब्लम है। तो थोड़ा मैं जल्दी जल्दी एक क्विक रिवीजन आपको देता हूँ कि मैंने अभी क्या क्या बोला। हमने नंबर्स को क्लासीफाई किया 2 कैटेगरी में, एक रियल नंबर में और एक कॉम्प्लेक्स नंबर में। मैंने बोला रियल नंबर, तो रियल नंबर को आप कोई भी नंबर आप उठा लो मैथमेटिक्स का, वो क्या है आपके लिए, अभी फिलहाल आप इतना ही जानो कि वो आपके लिए क्या है, रियल नंबर है। उसमें बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। इसके बाद आ जाओ कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर जो कॉम्प्लेक्स नहीं है वही क्या है, रियल है। और कॉम्प्लेक्स में मैंने क्या बताया कि इमेजिनरी आ जाता है, यानी आई वहां पे तुमको दिखाई देगा। अगर कहीं पर आई या इमेजिनरी नंबर आ जाए, a प्लस आई बी की फॉर्म में आ जाए, तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। बाकी सब का सब क्या है, रियल है। यानी जो कॉम्प्लेक्स नहीं है वो क्या है, रियल है। सिंपल, इस तरह से ध्यान रखना। रियल को हम क्लासीफाई करते हैं 2 कैटेगरी में, एक रेशनल में और एक इरेशनल में। रेशनल मैंने क्या बताया, वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, p और q दोनों क्या हो, इंटीजर हो, और q 0 के बराबर ना हो। ये 3 कंडीशन को अगर फुलफिल करेगा तो वो रेशनल नंबर होगा। इरेशनल क्या है, जो रेशनल की कंडीशन को फुलफिल ना करे, यानी जो p बाई क्यू की फॉर्म में ना रिप्रेजेंट किया जा सके, वो क्या है, इरेशनल है। रेशनल को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं डेसिमल या फ्रैक्शन में और इंटीजर में। ठीक है, तो डेसिमल में हम लोगों ने 3 कैटेगरीज देखी, एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 कैटेगरीज थी, यानी ओवरऑल 3 कैटेगरीज हुई। एक तो क्या, टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या था, जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाए फाइनली, उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, जहां पर रिमाइंडर 0 ना आए, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग वाले केस में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या होगा कि कोई एक नंबर बार बार या ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट करने लगेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, ना तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी ना तो वो टर्मिनेट होगा, ना किसी कॉमन फैक्टर को फॉलो करते हुए वो रिपीट करेगा, ऐसा, यानी उसमें रिपीटिशन भी नहीं होगा, वो रिकरिंग कैटेगरी में नहीं आएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। यहां तक ये बात क्लियर है। इसके बाद हम आगे चलते हैं इंटीजर्स पे। तो इंटीजर को मैंने कहा कि एक नेगेटिव इंटीजर होता है और एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव नंबर को हम लोग, इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। दैट आर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। क्यों, क्योंकि हम लोग 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम लोग इसको उस कैटेगरी में डाल देते हैं। इसके बाद हम लोग यहां से आते हैं नेचुरल हो गया, और अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो उसको हम लोग होल नंबर्स बोलते हैं। फिर हम यहां पे इस कैटेगरी में आ जाते हैं कि इवन और ऑड। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवन बोलेंगे, और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड बोलेंगे। क्लियर है ये बात। अब इसके बाद प्राइम और कॉम्पोजिट में आ जाते हैं। तो प्राइम क्या होगा, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उसको हम लोग, फिर से प्राइम क्या होगा, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे, एक तो वो खुद होगा और दूसरा 1 होगा, उसको क्या बोलेंगे, प्राइम बोलेंगे। और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट बोलेंगे। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही, पहली क्लास है, आप इतना सब कुछ रिवाइज कर सकते हो। 9th का ये फर्स्ट चैप्टर है और 10th में रियल नंबर्स में भी इसका काम होता है। तो इसको रिवाइज करने के बाद हम लोग कल से आगे स्टार्ट करेंगे, स्पेशली
शायद रियल नंबर स्टार्ट करें 10th का फर्स्ट चैप्टर। तो अब हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। कल से शायद आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट मिलती रहेगी और एक एक चैप्टर हम लोग प्रॉपर वे में करते जाएंगे। थैंक यू।